हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। आपको पता है हमारा जो लेक्चर सीरीज़ था लास्ट सब यूनिट का, वो सोशल चेंज का जो था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, मॉडर्नाइजेशन को लेके, ग्लोबलाइजेशन को लेके, वो हमने क्या किया है, वो हमने कवर कर लिया है लेक्चर्स में। ठीक है, आज हम उनके देखेंगे एमसीक्यूज़, है ना, जो रिलेटेड है किससे, सोशल चेंज के ही, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिलेटेड है। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ संजय कुमार। ठीक है, संजय कुमार हूँ जो प्रेजेंट कर रहा है, और जिसने सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन पे बुक हमारी जो हमने लॉन्च की हुई है, जो बनाई हुई है, तो उस पर अगर किसी ने परचेज़ करनी हो, ख़रीदनी हो, उस पर अगर आप संजय 25 करके कोड लगाते हो और आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, और वो बुक आपको 119 की पड़ेगी। ठीक है, संजय 25 लिखना है तो वो 119 की पड़ेगी। तो आपने उसको क्या करना है, उसका जो स्क्रीनशॉट है, जो भी उस पेमेंट पे, जो भी उसको परचेज़ करेगा, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट आपने सेंड करना है व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है 8082003151। ठीक है, 8082003151। ठीक है, तो ये नंबर है, इस पर आपने क्या करना है, वो स्क्रीनशॉट सेंड करना है। ठीक है, और नाम अपना स्क्रीनशॉट, तो फिर उसी हिसाब से हम उसको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, उसको पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो हमारा आज का जो है, हमारे हैं एमसीक्यूज़। ठीक है, सोशल चेंज, किस सोशल चेंज पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लेके। ठीक है, हम उसके साथ बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी साथ में देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो है, बोलता है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है सोशल चेंज की। कल्चरल स्टेबिलिटी की बात करता है सोशल चेंज, स्टेबिलिटी की बात नहीं करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात बिल्कुल नहीं करता कौन, कल्चरल, ये सोशल चेंज। ठीक है, वो चेंज की बात करता है, और चेंज किसको लेके, वो चेंज किसको लेके, नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को, है ना, इन चीज़ों को लेके चेंज की बात करता है। तो कल्चर स्टेबिलिटी की बात नहीं करता है, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सेकंड क्या है, ए शिफ्ट इन सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, है ना, उसकी शिफ्ट की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, अल्टरेशन की बात करता है सोसाइटल नॉर्म्स वैल्यूज़ को लेके। बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, ये ठीक है। थर्ड है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, है, इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी की बात भी नहीं करता। स्टैग्नेशन होता है स्थिरता, या बोलो तो स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये वो भी नहीं बात करता। या पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म, मीन्स के बोलता है जो पॉलिटिकल, हमारे जो भी इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिकल, उसमें क्या होना, कंजर्वेटिज्म होना, अपरिवर्तनवाद, मतलब उसमें कभी चेंजिंग ना आना। ठीक है, तो वो भी नहीं होता। ठीक है, ये चेंज की बात करता है, ये परिवर्तन की बात करता है, तो उसका सही ऑप्शन जो है वो बी है। ठीक है, जिसने लेक्चर नहीं लिया है वो लेक्चर ज़रूर सुन ले। ठीक है, तो उससे उनका क्या हो जाएगा, थोड़ा कंसेप्ट क्लियरिटी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यही बताया कि सोशल चेंज रेफर टू अल्टरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज़, इंस्टीट्यूशंस और टाइम्स। ठीक है, तो ये चेंज की बात करता है सोशल चेंज। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात नहीं करता। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप भी पॉज करके आप इसका आंसर भी दे सकते हो। ठीक है, और एक्सप्लेन तो मैं ऐसे भी एक्सप्लेनेशन तो मैं इसका दे ही दूंगा आपको। ठीक है, विच फैक्टर इज़ नॉट, याद रखना, नॉट क्या है, नॉट एक इसमें क्या है, क्वेश्चंस में आया है नॉट, तो नॉट लगा है तो इसका मतलब नहीं की बात कर रहा है। नॉट अ ड्राइवर ऑफ सोशल चेंज, ऐसा कौन सा मतलब फैक्टर है जो जो किसका, सोशल चेंज में, सोशल चेंज का नहीं है। ठीक है, नॉट है, जो सोशल चेंज को चलाने वाला नहीं है ना। ड्राइवर क्या होता है, जो चलाने वाला होता है ना, ड्राइवर, वो नहीं है। मगर तो इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात मैंने की हुई है। ठीक है, आपको पता है, मैंने बताया है कि सोशल चेंज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करता है ना। अब ऐसा नहीं है कि एडवांसमेंट की बात ही नहीं करता हो। सेकंड है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात भी होती है सोशल चेंज में। कल्चरल ट्रेडिशंस की बात होती है सोशल चेंज में, बिल्कुल होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपको मैंने ऊपर भी बताया कि चेंज, सोशल चेंज हमेशा चेंज की बात करता है, ना कि स्टेबिलिटी की बात करता है। ठीक है, तो ये चेंज की बात करता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, नॉट लगा है, अगर नॉट नहीं लगा होता तो फिर ये सारे क्या थे, ये तीन के तीन फैक्टर्स जो थे, ये फैक्टर्स थे किसके, सोशल चेंज के। मगर हमने नहीं वाला बताना है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये चेंज की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात नहीं करता। सोशल चेंज समाज में चेंजिंग आएगी उसकी बात करता है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन भी देख लो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जर्नली हिंडर्स सोशल चेंज बाय मेंटेनिंग द स्टेटस को। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये रुकावट है ना, स्टेबिलिटी जर्नली हिंडर्स है ना। हिंडर्स क्या होता है, रुकावट।
तो थर्ड वाला क्वेश्चन है, अब थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बोलता है व्हाट रोल डू सोशल मूवमेंट प्ले इन सोशल चेंज, क्या रोल प्ले करता है कौन, सोशल मूवमेंट्स इन सोशल चेंज में। आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या रोल प्ले करता है। दे इम्पेड प्रोग्रेस, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना, ये बाधा नहीं डालता। आपको पता है सोशल मूवमेंट प्ले इन सोशल रूल मतलब वो कोई इम्पेड नहीं डालता है ना, इम्पेडिमेंट मीन्स बाधा डालना या रोकना, ठीक है, बिल्कुल ये भी नहीं है। सेकंड है दे प्रमोट रिग्रेशंस, ये प्रमोट करता है किसको, रिग्रेशंस को, रिटर्न्स को, है ना, तो उसको ये प्रमोट नहीं करता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। दे एडवोकेट फॉर चेंज, आपको पता है सोशल मूवमेंट किसकी बात करता है, इसका क्या रोल है, वो चेंज की बात करता है, ठीक है। दे मेंटेन द स्टेटस को, ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिसका जो स्टेटस है वही रहेगा, है ना, जिस स्थिति में कोई भी हो वो वैसा ही रहेगा, वैसा नहीं होता, ठीक है, ये उसको वैसे ही मेंटेन नहीं रखता। सोशल मूवमेंट में मतलब ही होता है कि चेंज होना, है ना, मूवमेंट्स हो रही है समाज में, कोई मूवमेंट्स हो रही है तो वो क्या प्ले करेगी, वो सोशल चेंज की बात करेगी, है ना, वो चेंज की बात करेगी, ना कि जो चीज़ जैसे है उसको वैसे रखेगी, ये भी नहीं है ना, या रिग्रेशंस को प्रमोट नहीं करती है ना, रिटर्न्स को प्रमोट नहीं करती है, या ये प्रोग्रेस में कोई इम्पेडी भी नहीं डालता है ना, बाधा भी नहीं डालता, रुकावट जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है, रोकना। तो ये क्या करता है, ये दे एडवोकेट फॉर चेंज की बात करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सोशल मूवमेंट्स किसकी बात करता है, सोशल मूवमेंट ऑफन एडवोकेट फॉर चेंज एंड मोबिलाइज इंडिविजुअल टू एड्रेस सोशल इश्यूज, ठीक है, ये उसकी बात करता है। तो अब है फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पॉज करके आप भी आंसर देते रहना। बोलता है विच थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव्स एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ कन्फ्लिक्ट इन ड्राइविंग सोशल चेंज, बोलता है ऐसा कौन सा प्रोस्पेक्टिव्स है। आपको पता है 3 तरह के मेजर प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं, मेजर बोलो या ये जो नज़रिए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव्स है हमारे सोशियोलॉजी में बात करें, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं, लेकिन अब इसमें से हमने वो प्रोस्पेक्टिव्स बताने हैं, कुछ इसमें कुछ मैक्रो प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं, कुछ माइक्रो प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं, आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें बोला है वो वाला प्रोस्पेक्टिव्स बताना है जो क्या करता है, जो किस पे जोर देता है, एम्फेसिस करता है किस पे, जो द रोल ऑफ कन्फ्लिक्ट, किस पे, रोल ऑफ कन्फ्लिक्ट की बात करता है वो, ठीक है, इन ड्राइविंग सोशल चेंज, ठीक है। तो पहला क्या है, फंक्शनलिज्म। अब कन्फ्लिक्ट क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है विद्रोह करना, ना मानना, है ना, कन्फ्लिक्ट, ये तो आपको समझ आ ही रही होगी कि कन्फ्लिक्ट किसकी बात करता है। कन्फ्लिक्ट जिसको आप अगर सिंपल कन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये आप फाइट बोल सकते हो, या आप फाइट और एन आर्गूमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट की बात करूं मैं, कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या होती है, ये टर्म एसोसिएटेड है किसकी, कार्ल मार्क्स की थ्योरी से, ठीक है, ये कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट है, कार्ल मार्क्स ने दिया था क्या, कन्फ्लिक्ट, ठीक है, कन्फ्लिक्ट किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो ये क्या बोलता है, ये डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं उनके कोई लिमिटेड रिसोर्स हैं, उस पर कम्पीट करने के लिए, है ना, कन्फ्लिक्ट की बात करता है, ठीक है, उसमें फाइट आर्गूमेंट होना, ठीक है, तो उसकी बात करता है। तो इसमें रोल क्या है कन्फ्लिक्ट का, सोशल चेंज में कन्फ्लिक्ट कौन करता है, कन्फ्लिक्ट की बात कौन करता है, कौन इस पे ज़्यादा जोर देता है, वो है कन्फ्लिक्ट थ्योरी ही, ठीक है। अब फंक्शनलिज्म क्या है, फंक्शनलिज्म बात करता है स्टेबिलिटी की, ठीक है, फंक्शनलिज्म बात करता है स्टेबिलिटी की, वो हर एक चीज़ को क्या बोलता है, वो पूरे मतलब एक फंक्शंस की बात करता है, वो करता है, फंक्शनलिज्म मीन्स फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल पार्ट्स, है ना, वो उसके रिलेशनशिप्स की बात करता है कि हाँ वो स्टेबल है, कोई उसमें कोई बाधा नहीं आती, ठीक है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आता, कोई विद्रोह नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज़ नहीं है जो कन्फ्लिक्ट वर्ड को क्या करे, डिस्क्राइब करे या उस पर्सपेक्टिव्स पे एम्फेसिस दे, ठीक है, वो कन्फ्लिक्ट थ्योरी ही है जो कार्ल मार्क्स ने दी थी। फंक्शनलिज्म इमाइल डुर्कीम ने दिया है सोशियोलॉजी में, है ना। और अगर साइकोलॉजी की बात करें तो विलियम जेम्स करके एक थिंकर्स हैं, उन्होंने इसका कंसेप्ट दिया था, ठीक है। वैसे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या होता है, जो सिंबल्स से हम बात करते हैं, ठीक है, सिंबल्स को लेके इंटरेक्शन करना, तो उसको हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म बोलते हैं। और एक स्ट्रक्चरलिज्म होता है ना, स्ट्रक्चरलिज्म सिंपल ही है, स्ट्रक्चरलिज्म लुक एट सोसाइटी एज अ होल, है ना, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं चाहे फैमिली, मैरिज, वो पूरे होल स्ट्रक्चर के फंक्शंस की बात करता है, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म ये दोनों मिलके क्या करते हैं, बोथ अप्रोचेस सीक टू एक्सप्लेन हाउ सोशल स्ट्रक्चर एंड सिस्टम वर्क टुगेदर इन मेंटेन सोशल ऑर्डर इन सोसाइटीज, है ना, ये इस चीज़ की बात करते हैं कि हाउ सोसाइटी वर्क टुगेदर टू मेंटेन सोशल ऑर्डर इन सोसाइटीज, इज फंक्शनलिज्म, है। तो इसका जो आंसर है वो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, ये याद रख लेना। तो कन्फ्लिक्ट क्यों है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी ही फोकस करती है कि रोल ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन जो है ना, उसको ड्राइविंग इन सोशल चेंज को लेके, ठीक है, वो कन्फ्लिक्ट थ्योरी ही करती हैं। और अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
कि व्हाट इज़ द सोशल इंस्टीट्यूशन, आपको सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ा है आपने, ठीक है। बोलता है व्हाट इज़ द सोशल इंस्टीट्यूशन दैट कैन इन्फ्लुएंस सोशल चेंज, जो सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करती हो। आपको पता है फैमिली भी सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करेगी, हमारे जो पीयर ग्रुप्स हैं वो भी सोशल ये चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं ना। जो ग्रुप्स होते हैं, पीयर ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो हमारे दोस्त वगैरह हो गए है ना, जो हमारे साथ काम करते हैं उनके, जो हमारे एज के हैं ना, ठीक है, वो हो गए पीयर ग्रुप्स, वो भी सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। रिलीजन सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करता है। ये तीन के तीन ही इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या करते हैं, सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसीलिए इसका क्या है, ऑल द अबव आंसर है कि जितने भी ऊपर ऑप्शंस हैं वो सारे क्या हैं, सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। ऑल द अबव सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक अ फैमिली, पीयर ग्रुप्स, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, किनशिप, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शंस में थे, जैसे फैमिली है ये भी इन्फ्लुएंस करता है, हमारे फ्रेंड्स जो पीयर ग्रुप्स जो हमारी एज के लोग हैं, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, रिलीजन इन्फ्लुएंस करता है। तो इसीलिए इसका क्या सही आंसर था, डी इसका सही आंसर है कि ये क्या है, सारे क्या हैं, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, बोलता है विच सोशल चेंज मॉडल व्यूज सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स, ठीक है। देखो हमने अभी बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा मॉडल व्यूज़ है जो सोसाइटी को क्या बोलता है, एक ऑर्गेनिज्म है और ये इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। कि कौन सा है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी मैंने आपको बता दी कि कन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है। कन्फ्लिक्ट थ्योरी वो है जो कन्फ्लिक्ट की बात करती है, जो विद्रोह की बात करेगी, जो मतलब जिसमें भेदभाव की बात, कन्फ्लिक्ट होना है ना, डिस्क्रिमिनेशन होना, ठीक है, उसकी बात करती है कौन, कन्फ्लिक्ट थ्योरी। फिर फंक्शनलिज्म वो होता है जो क्या है, मैंने बोला एज अ सोसाइटी क्या है, सोसाइटी में जो फंक्शंस की बात करती है, ठीक है, जो इसकी क्या बोलते हैं, जो किस पे ध्यान देते हैं कि कैसे एक सोसाइटी वर्क करती है, हाउ सोसाइटी वर्क टुगेदर टू मेंटेन सोशल ऑर्डर इन सोसाइटीज़, ठीक है। तो व्यू सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म, और ये ऑर्गेनिज्म कैसे मतलब सोसाइटीज़ को देखते हैं एंड विद इंडिपेंडेंट पार्ट्स, कि हर कोई इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स है। मतलब इसके मानना ये है फंक्शनल सोसाइटी, फंक्शनलिज्म में क्या है, फंक्शनलिज्म अगर मैं आपको फिर ज़्यादा समझाने बैठ जाऊँ फिर आपने बोलना हमने पीएचडी नहीं करनी है, बट ये टर्म समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा ही कि फंक्शनलिज्म क्या है। फंक्शनलिज्म ये फंक्शनलिज्म आप ये समझो कि एक जैसे कि ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गन है ना हमारे, कि जैसे कि हमें हमारी बॉडी का जो पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट का दूसरे पार्ट से क्या है, डिपेंडेंट है ना। हर कोई मतलब अगर हमें नोज़ नहीं होगा, हमें आइज़ नहीं होगी, तो ये क्या है, ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे से, है ना। हर किसी पार्ट का कोई ना कोई फंक्शन होता है, ठीक है, हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। वैसे ही बोलता है सोसाइटी भी क्या है, सोसाइटीज़ में भी हर एक जो भी पार्ट है, जैसे कि फैमिली है, मैरिज है, ठीक है, और भी बहुत से इंस्टीट्यूशंस है, बोलता है हर एक पार्ट क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब हर एक भी चीज़ को आप रिमूव कर दोगे सोसाइटी से तो सोसाइटी फंक्शन नहीं करेगी प्रॉपर वे से। यहाँ तक कि जो हमारे ये इमाइल डुर्कीम है, उन्होंने बताया था क्राइम भी कहीं ना कहीं एक सोसाइटीज़ के लिए क्या है, फंक्शन है, ठीक है। क्राइम भी मतलब ज़रूरी है, इन द सेंस ज़रूरी मतलब जो लिमिट हो, कि उससे क्या होता है, सोसाइटी फंक्शन करती है, सही ढंग से फंक्शंस करती है। जब कोई क्राइम करता है उसको सज़ा मिलती है, तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं वो काम करने से क्या करता है, डरता है, ठीक है। तो फंक्शनलिज्म क्या है, फंक्शनलिज्म फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल पार्ट्स, ठीक है। ये याद रखना, मैंने आपको अभी भी बता दिया कि फंक्शनलिज्म क्या है, वो इंटरडिपेंडेंट मतलब वही उसी की बात करता है कि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी भी एक ऑर्गेनिज्म की ही तरह है, जैसे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गेनिजम्स है ना, आइज़, नोज़, हार्ट, है ना। अगर हमारे अंदर हार्ट ही नहीं होगा तो हमारा काम करना मतलब हम जिंदा ही नहीं रह सकते हार्ट के बिना, है। तो हर एक पार्ट क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। वैसे ही बोलता है सोसाइटी भी क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है, वो वैसे ही फंक्शन करती है, ठीक है। अगर हर एक पार्ट इंसान में पूरा सब कुछ हो तो हम भी सही तरीके से क्या करते हैं, फंक्शन करता है ह्यूमन बॉडी का पार्ट। तो वैसे ही क्या बोलता है, अगर सोसाइटी में एक भी पार्ट नहीं हो, लाइक एज एन ये क्या बोलते हैं, हम इकॉनमी की बात करें, इकॉनमी नहीं हो तो आप सोसाइटी फंक्शन करेगी, कभी नहीं करेगी, ठीक है, बहुत सी क्राइसिस आ जाएंगी। इसीलिए सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए भी क्या है, वो भी क्या है, एक ह्यूमन की बॉडी की पार्ट की तरह है, ठीक है। जैसे ह्यूमन को ज़रूरत है अपने बॉडी पार्ट्स में हर एक पार्ट की, वैसे ही सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए भी सोसाइटी के पार्ट्स की ज़रूरत है, इकॉनमी की ज़रूरत है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है,
ठीक है, फैमिली की ज़रूरत है, मैरिज की ज़रूरत है सोसाइटी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। तो कौन है ये? फंक्शनलिज्म इसका सही आंसर है। फिर रही बात फेमिनिस्ट थ्योरी की, सिंबॉलिक मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। वो अब फेमिनिस्ट थ्योरी कौन से हुए? फेमिनिस्ट वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो फाइट करते हैं किसके लिए? जेंडर इक्वलिटी को लेके। ये नहीं कि खाली वुमेन को लेके, जेंडर इक्वलिटी हर एक, चाहे वो वुमेन, फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग मैन, इंक्लूडिंग वुमेन, ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी पीपल्स, इन सब के लिए क्या करना, उनकी वो फाइट करना, उसको हम फेमिनिस्ट बताते हैं, ठीक है। वो वाले लोग जो किसके लिए लड़े? जेंडर इक्वलिटी के लिए लड़े, हक के लिए लड़े, हर किसी के जेंडर के इक्वलिटी के लिए लड़े, फॉर एवरीवन, है ना, इंक्लूडिंग, चाहे मैंने आपको बता दिया, चाहे वो वुमेन हो, मैन हो, ट्रांसजेंडर हो, नॉन बाइनरी पीपल्स हो, तो उनके लिए लड़ने का वो फेमिनिस्ट थ्योरीज होते हैं, ठीक है। वो सोसाइटी को चेंज मॉडल, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सोसाइटी एज ए ऑर्गेनिज्म या इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स की बात करें, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो फंक्शनलिज्म है, ठीक है। तो कैसे है? फंक्शनलिज्म व्यू सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फंक्शनलिज्म ही ऐसी बात करता है, वो भी सोसाइटी को क्या है, सोसाइटी जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, विद इंटरडिपेंडेंट पार्ट दैट वर्क टुगेदर फॉर स्टेबिलिटी, की वो भी एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है ना, एक सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगर 6 में किसी को कोई डाउट रहा होगा वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो बोलते हैं विच टर्म रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कल्चरल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। देखो अभी ये क्वेश्चन हमने पहले भी ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं। बोलता है ऐसी कौन सी टर्म्स है जो रेफ़र करती है कि इसको प्रोसेस ऑफ लर्निंग को, कल्चरल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स को। ये बात आपको पता है कि ये किसकी बात कर रहा है, पॉलिटिकल नहीं तो सोशलाइजेशन की, ठीक है। सोशलाइजेशन ये क्या है, वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सीखते हैं, है ना, सीखते हैं, लर्निंग करते हैं किस चीज़ की, कल्चरल वैल्यूज़ की, नॉर्म्स की सीखते हैं ना, लर्न करते हैं। तो एसिमिलेशन में तो नहीं आता है ना, एसिमिलेशन में। तो एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन इज प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सिमिलर टू अदर बाय टेकिंग इन द यूजिंग देयर कस्टम्स एंड कल्चर्स, है ना, एसिमिलेट हो जाना। फिर कल्चरेशन है, वो भी एक प्रोसेस है जिसमें हम एडजस्ट करते हैं या अडॉप्ट करते हैं स्पेसिफिक कल्चर्स को, है ना, अदर देन वंस ओन है, जो हमारा नहीं है। तो वही कल्चर रिलेटिविज्म भी है, ठीक है। कल्चर रिलेटिविज्म भी हम इसमें नहीं आता है कि हम लर्निंग प्रोसेस नहीं है, ठीक है। कल्चर रिलेटिविज्म भी क्या है, ये टर्म पहले किसने दी थी? ये टर्म दी है फ्रेंच बॉस ने, BOAS है, ठीक है, FRANZ। ये फिलहाल आएगा नहीं, आपको इतना डीप तो नहीं आएगा, लेकिन कल्चर रिलेटिविज्म का कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो कल्चर रिलेटिविज्म रेफर करता है टू नॉट, ये कोई जजिंग की बात, किसकी बात करता है? टू नॉट जजिंग अ कल्चर टू आवर ओन स्टैंडिंग, है ना, क्या सही है, व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, स्ट्रेंज और नॉर्मल, ठीक है, ये इसी की बात करता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो है वो सोशलाइजेशन है, क्योंकि सोशलाइजेशन आपको पता है, सोशलाइजेशन हमने शायद अभी नेक्स्ट यूनिट में आएगा भी सोशलाइजेशन, बट ये एक छोटी सी टर्म्स थी, ये हमने पहले भी पढ़ी है, नॉर्म्स वैल्यूज़ में पढ़ी होगी कि सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो जिसमें इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, लर्न करते हैं और इंटरनलाइज करते हैं, क्या किस चीज़ का, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स है, उस चीज़ को सीखते हैं, है ना, ठीक है। वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, बोलता है विच सोशल फैक्टर, ऐसा कौन सा सोशल फैक्टर है कैन एक्ट एज अ बैरियर ऑफ सोशल चेंज, जो क्या है, रुकावट है ना, बैरियर्स है, समझते हो ना, बैरियर्स रुकावट है किसके लिए? सोशल चेंज के लिए। तो वो कौन सा है? पहला हम बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन कोई रुकावट है? बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये पता है, ठीक है, ये सोशल चेंज की कोई रुकावट नहीं है, है ना। टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल नहीं है, टेक्नोलॉजी से सोशल चेंज को रुकती नहीं है, टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं और चेंजिंग आती है। कल्चर डाइवर्सिटी है, वैराइटीज़ ऑफ कल्चर्स है, वैसे बिल्कुल चेंज कर रोकने वाली बात नहीं है, यहाँ पे बैरियर बोला है इसका, है ना, जो रुकावट है। तो प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो क्या है, बैरियर है किसका? सोशल चेंज का। प्रीजुडिस मतलब किसी को चोट पहुँचाना, है ना, या डैमेज करना, तो या डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना, तो वो चीज़ किसका बैरियर्स है? वो सोशल चेंज का बैरियर्स है, ठीक है, और रुकावट है। प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन एक्ट एज अ बैरियर टू सोशल चेंज बाय मेंटेनिंग इनइक्वलिटी, ठीक है, ये इनइक्वलिटी की बात करता है, उसको मेंटेन रखने के लिए ये उसके लिए होता है, ठीक है, उसको रुकावट है, याद रखना। उसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कि विच टाइप ऑफ सोशल चेंज, ऐसी कौन सी सोशल चेंज है जो ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जो इन सब में से सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेता है। तो रेवोल्यूशंस बिल्कुल नहीं लेता है उतना लॉन्ग टाइम तो इसमें भी लगते हैं,
तो एवोल्यूशन बहुत सदियाँ बीत जाती हैं एवोल्यूशन होने में, ठीक है। ये क्या है, ये लॉन्ग पीरियड टाइम, रिफॉर्म्स रिबेलियंस इसमें नहीं होता, ठीक है। ये तो छोटी सी टर्म्स है, ये आप ऐसे भी समझ जाओगे, ठीक है। एवोल्यूशन रेफर्स अ ग्रेजुअल लॉन्ग टर्म सोशल चेंज, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगा। देखो अभी फिर से क्वेश्चन आ गया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच थ्योरी emphasizes the importance of symbols and meaning in shaping of social reality। सिम्बल्स और मीनिंग्स ऑफ शेपिंग सोशल रियलिटी कौन से हैं, कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो किससे इंट्रैक्शनिज्म कैसे होगा, सिम्बल्स के ज़रिए। आप कैसे समझोगे, किससे जोर देते हो, सिंबल से आप समझ जाते हो। तो सिंबलिक इंट्रैक्शनिज्म की एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। आप पीएचडी नहीं करनी है आपने इसमें, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि हम कैसे सिंबल से समझ जाते हैं। जब कभी हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम देखते हैं रेड लाइट चल रही होती है ना, ट्रैफिक रूल्स, रेड लाइट, आप सिंबल से समझ गए रेड लाइट है, रुकना है मुझे। वहाँ पे आके कोई आपको बोलता नहीं है कि रुक, नहीं, वो आप ट्रैफिक के रूल्स हैं, सिंबल्स हैं, रेड लाइट है तो रुकना है, ग्रीन है तो चलना है ना। तो वो सिंबलिक इंट्रैक्शनिज्म होती है, जो बिन मतलब सिंबल से आप समझ जाते हो। कोई थंब दिखाता है तो उससे हम समझ जाते हैं ना। मतलब हर एक सिंबल्स का अपना अपना एक क्या है, मतलब है, मीनिंग है, ठीक है। तो फंक्शनलिज्म क्या होता है ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। फंक्शनलिज्म क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, फेमिनिस्ट थ्योरी मैंने आपको बता दी कि ये जेंडर की बात करता है ना, जेंडर की इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है। उसके लिए मतलब उसके लिए लड़ने की बात करते हैं। फेमिनिस्ट किसके लिए काम करते हैं, फेमिनिस्ट काम करते हैं फाइट किसके लिए करते हैं, जेंडर इक्वलिटी के लिए, ठीक है। एवरीवन इंक्लूडिंग मैन, वुमेन, ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी, इन सब के लिए क्या करते हैं, वो लड़ने के लिए, मतलब इन सब के लिए फ़ाइट करते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट बताते हैं। और फेमिनिस्ट थ्योरी के फर्स्ट ये कौन थे, वो थे मैरी। अच्छा ये मैं आपको आगे बता दूंगा, अगर अभी बता दूंगा तो फिर पीएचडी हो जाएगी आपकी। तो नेक्स्ट क्या था, मैंने आपको बताया कि सिंबलिक इंट्रैक्शनिज्म फोकस करता है किसके, सिंबल्स के जो है मीनिंग एंड शेपिंग है सोशल रियलिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है हमारा, सेम तो नहीं है ना, विच पर्सपेक्टिव्स एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ जेंडर। बिल्कुल, रोल ऑफ जेंडर को शेप देने का सोशल स्ट्रक्चर एंड चेंज। अभी आई बात जेंडर को लेके, अब जेंडर को लेके आई है तो फंक्शनलिज्म बिल्कुल भी नहीं है, सिंबलिक इंट्रैक्शनिज्म भी नहीं है, सिंबल्स की बात करता है, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया फेमिनिस्ट। अभी आ गया फेमिनिस्ट थ्योरी, क्या होती है, फेमिनिस्ट थ्योरी एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ जेंडर इन शेपिंग सोशल स्ट्रक्चर एंड चेंजेस, ठीक है। ये मैंने आपको बता भी दिया कि फेमिनिस्ट कौन क्या होता है, फेमिनिस्ट फाइट करते हैं जेंडर इक्वलिटी को लेके, वही बात की कि रोल ऑफ जेंडर इन शेपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द कंटेक्स्ट, अब किसके कंटेक्स्ट में, सोशल चेंज को लेके, व्हाट इज़ द डिजिटल डिवाइड। सोशल चेंज को लेके डिजिटल डिवाइड का क्या है, डिजिटल डिवाइड क्या है, बोलता है जनरेशन, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के गैप की बात करते हैं, उसके गैप के जो है वो डिजिटल डिवाइड है। बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं है। एक गैप बिटवीन सोशल क्लासेस, जो हमारी सोशल क्लासेस है, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, उनके बीच में जो गैप है उसको हम डिजिटल डिवाइड बताएंगे। बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। एक गैप इन एक्सेस इन टू टेक्नोलॉजी, है ना। देखो अभी डिजिटल की बात आई तो टेक्नोलॉजी की बात भी आ गई, है ना। तो इसमें जो है वो सही ऑप्शन यही है, ठीक है, कि टेक्नोलॉजीज़ के बीच में गैप होना, उसी को हम डिजिटल डिवाइड बताते हैं, है ना। हो सकता है जो टेक्नोलॉजीज़ हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं और दिल्ली में जो कर रहे हैं उसमें हम बहुत डिफरेंस हो, जो हाई स्पीड डाटा उनको मिल रहा है, अभी वो 5G चला रहे हैं, कहीं हमारे रूरल एरियाज़ में अभी 4G ही भी चल रहा है, तो वो क्या है, वो डिजिटल डिवाइड है, ठीक है। एक गैप इन एजुकेशन अटेनमेंट, बिल्कुल ये भी नहीं है। तो इसमें डिजिटल डिवाइड का मतलब ही है एक गैप इन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ठीक है, लिखा हुआ भी है, एक्सप्लेनेशन भी है साथ में कि द डिजिटल डिवाइड रेफर टू द गैप इन एक्सेस टू यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमने पढ़ा है, मीनिंग इसका सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, ठीक है भाई, मैन्युफैक्चर करना तो बनाना है, चीज़ें बनानी है, मैन्युफैक्चर करनी है, तो उसकी ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल रिग्रेशंस को नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा भी है, ठीक है। अब ये बार बार आपको रिपीट करना है तो आप क्या करना, लेक्चर्स ज़रूर देख लेना, ठीक है। लेक्चर्स के बिना आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। बोलता है टेक्नोलॉजिकल रिग्रेशंस, मतलब टेक्नोलॉजी का रिटर्न होना, उसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते उसको,
है ना, रिटर्न्स को नहीं बोलते हैं। इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन, इन्वायरमेंटल को क्या करना, इन्वायरमेंटल को सेफ रखना, है ना, प्रिजर्व करना, उसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। बिल्कुल ही वो मैन्युफैक्चर एंड ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है सही आंसर, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। तो इधर एक्सप्लेन भी किया है, एक्सप्लेनेशन भी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर क्या करता है, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, किसकी, इकोनॉमिक एंड सोशल की ट्रांसफॉर्मेशन होना, डैट इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फैक्टर ड्राइविंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। वहाँ पे भी ऊपर भी हमने ये शायद की फैक्टर पढ़े थे, और यहाँ पे भी अभी हम देख रहे हैं कि की फैक्टर क्या है किसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो रूरल डेवलपमेंट होना की फैक्टर है, बिल्कुल भी नहीं, ये आपको भी पता है कि रूरल फैक्टर नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या, इंक्रीज रिलायंस ऑन सब्सिस्टेंस फार्मिंग, किस चीज़ के इंक्रीज होना रिलायंस में, है ना, रिलायंस मतलब भरोसा, उसका बढ़ाना, या सब्सिस्टेंस फार्मिंग होना, तो बिल्कुल ये भी नहीं है ना, ये बात आपको भी पता है कि ये चीज़ है ही नहीं, फार्मिंग की उसमें वो बात ही नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना, बिल्कुल टेक्नोलॉजी का एडवांस होना, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको बोल सकते नहीं, उसी को वो क्या है, वो एक की फैक्टर है किसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ठीक है। डिक्रीज़ होना डिमांड ऑफ मैन्युफैक्चर, डिक्रीज़ नहीं, अगर इंक्रीज होता तो वो भी मानते हम, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज़ होना डिमांड ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, ठीक है। इसमें जो है सी सही आंसर है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एक्सप्लेनेशन भी है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय इंप्रूविंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग विच हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है, डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगन, कब हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगन, कब हुआ था। हाँ, ये शायद हमने लेक्चर में नहीं पढ़ा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ था, लेकिन आपका एमसीक्यूज में ये हो गया, टर्म आ गई है, तो बड़ी अच्छी बात है कि बाद में ये ना बोलो कि ये मिस हुआ था। तो इसका ये सही में कब आई है, ये 18th सेंचुरी में आई है, ठीक है। ये क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था, 18th सेंचुरी में, कहाँ पे, पार्टिकुलरली इन ब्रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मैन करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, विशेषता क्या थी, मैन फीचर क्या था, क्या है किसका, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, ठीक है। आप बताओ, स्टीम पावर एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, यही क्या है, यही इसका क्या बोलते हैं, मैन करेक्टरिस्टिक्स है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का काम करना, इंडस्ट्री फैक्ट्री आएगी वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी ना पहले, तो इसका क्या है, मैन करेक्टरिस्टिक्स क्या है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। फर्स्ट एंड मैन करेक्टरिस्टिक्स यही है, ठीक है, क्या है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का करना। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मास प्रोडक्शन, ये बाद की बात है, तो इसीलिए अब हमें बाकी चीज़ों का पता है कि ये बाद में हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स या मैन करेक्टरिस्टिक्स क्या थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, वो थी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करना। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक्सप्लेनेशन भी है, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज करेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ स्टीम पावर एंड ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडस्ट्री इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो फर्स्ट आपको मैंने बता दिया कि क्या थी, टेक्सटाइल थी, तो आपको ये तो पता है कि अब यहाँ सेकंड बोला है तो ये टेक्सटाइल नहीं आएगा। एग्रीकल्चर तो नहीं है, एग्रीकल्चर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कोई लेना नहीं था, ठीक है। पोट्री की बात भी नहीं है, तो इसमें किसकी बात होगी, इसमें बात आ जाती है स्टील की, ठीक है। सेकंड क्या था, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कॉमनली क्या था, एसोसिएट किससे था, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो स्टील से था, ठीक है। 17 का क्या है, बी, द सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक्सप्लेनेशन भी है, पढ़ लेते हैं। द सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये आपका थर्ड वाला, ये 18 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड बोल रहा हूँ मैं, 18 क्वेश्चन है। बोलता है विच कंट्री इज ऑफन कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बर्थ प्लेस स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ये मैंने इससे पहले लेक्चर में नहीं, इससे पहले 2-3 क्वेश्चन से पहले आपको बताया था, ठीक है, वहाँ पे नाम लिखा हुआ था। अब यहाँ पे भी है, फ्रांस में हुआ है, जर्मनी में हुआ है, यूनाइटेड स्टेट में हुआ है, यूनाइटेड किंगडम्स में हुआ है, ठीक है। बात बस इतनी है कि जहाँ पे बोला था मैंने उसका दूसरा नाम भी इसमें मेंशन है,
ठीक है, डायरेक्ट वो वाला नाम इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए आपको कन्फ्यूजन है। तो वो यूनाइटेड किंगडम्स की बात करते हैं। यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ था, यही इसकी बर्थ प्लेस है किसकी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। इसी को ग्रेट ब्रिटेन भी बताते हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम्स को याद रख लेना। नहीं तो कहीं पे अगर ऐसा हो कि यूनाइटेड किंगडम भी आया है वो, तो आप वो सोच रहे होगे कि वो तो ब्रिटेन बताया था, ब्रिटेन भी इसी को बताते हैं, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन अर्बनाइजेशन। क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है किसका, अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का किस पे, अर्बनाइजेशन से, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन क्या होता है, डिक्रीज़ होती है अर्बन पॉपुलेशन, बिल्कुल नहीं, कम नहीं होती है। इंक्रीज होती है रूरल माइग्रेशन, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। रैपिड अर्बनाइजेशंस होती है ना, जल्दी से जल्दी तेज़ी से क्या करते हैं लोग, अर्बनाइजेशंस होती है। अर्बनाइजेशंस क्या हुआ, जो रूरल्स लोग हैं वो कहाँ के लिए मूव करते हैं, सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। नो इफेक्ट ऑन अर्बनाइजेशन, बिल्कुल ये भी नहीं है। इसका जो है रैपिड अर्बनाइजेशंस होती है, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऑफन लीड टू रैपिड अर्बनाइजेशन, पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप एंड फ्री मार्केट। किसके बेस पे, इकोनॉमिक, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द इकोनॉमिक सिस्टम बेस, किस पे, इकोनॉमिक सिस्टम बेस पे, क्या प्राइवेट ओनरशिप एंड फ्री मार्केट प्रिंसिपल एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से ऐसी कौन सी टर्म्स है जो जुड़ी हुई है किससे, प्राइवेट ओनरशिप और फ्री मार्केट से। तो फ्यूडलिज्म नहीं है, ठीक है, फ्यूडलिज्म नहीं है, ये फ्यूडल्स की बात, लैंडलॉर्ड्स की बात करते हैं इसमें, वो भी नहीं है, ठीक है। ये किससे जुड़ी है, कैपिटलिज्म से जुड़ी हुई है, ठीक है। कैपिटलिस्ट जो होते हैं उसी में ये क्या है, ऑनर्स, प्राइवेट ऑनरशिप वगैरह की बात होती है। सोशलिज्म में प्राइवेट ऑनरशिप का कोई लिंक नहीं रहता, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये बी इसका सही आंसर है, ठीक है, कैपिटलिज्म, जिसको कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ भी बता सकते हो। ये टर्म इसमें क्या बोलते हैं, कार्ल मार्क्स ने एवोल्यूशंस की बात जब की थी तब उसने बताया है ये, ठीक है। प्रोलेटरिएट बुर्जियाज की बात की है वो उसने कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बताई है, वहीं पे प्राइवेट ओनरशिप की बात हुई है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या बोलता है वो किसकी बात होती है, कैपिटलिज्म की बात होती है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है कि कैपिटलिज्म इज़ द इकोनॉमिक सिस्टम एसोसिएटेड विद किससे जुड़ी होती है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ये किस पे ज़्यादा जोर देती है, प्राइवेट ओनरशिप पे और फ्री मार्केट्स पे, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है विच इकोनॉमिक सेक्टर इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। कौन सा इकोनॉमिक सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, तो वही क्या है, वही अफेक्टेड है, प्रभावित है किससे, ये क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन से। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर को इंसान, मतलब उन्होंने क्या करना, कम करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन सा हुआ था, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। बाकी सर्विस सेक्टर, इंफॉर्मेशनल सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, ये इनमें नहीं पड़ा था फ़र्क, लेकिन इसमें फ़र्क पड़ा था कि द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ ऑफन सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाई इंडस्ट्रियलाइजेशन लीडिंग द चेंज इन फार्मिंग प्रैक्टिसेस, है ना, लोगों ने फार्मिंग करना कम कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बोलता है विच इन्वायरमेंटल इश्यूज इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आपको पता है डिफॉरेस्टेशन नहीं है ना, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ किससे जुड़ा हुआ हो, इंडस्ट्रीज से जुड़ा हो, फैक्ट्रीज से जुड़ा हो। तो ग्रीन हाउस गैसेज आपको पता है उसका इमिशंस होना, तो वही है, क्या है, वही जुड़ा होता है किससे, इंडस्ट्रियलाइजेशन से। ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस ऑफन एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल इश्यूज लाइक एन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, ये क्या बात करता है, बोलता है व्हाट इज़ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो डी मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो पहला क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल टू एन एग्रीगेरियन इकोनॉमी, बिल्कुल ये नहीं है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ये नहीं होता। तो या डिक्लाइन होना किसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का इन रीजन, बिल्कुल ये सही है कि किसी चीज़ का डिक्लाइन हो जाना, किस चीज़ का, मगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का, ठीक है, रीजन में डिक्लाइन होना, कम होना, ठीक है। लेकिन द एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चर्स ये नहीं है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाकी कंसेप्ट हैं, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज, है ना, ये क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया भी है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर टू द डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन द रीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस अकम्पनी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्लूडिंग अर्बनाइजेशन एंड चेंज इन वर्क पैटर्न। क्या बोलता है, बोलता है कौन सी टर्म जो है सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस की बात करती है, किसमें अकम्पनिंग ये क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्लूडिंग अर्बनाइजेशन एंड चेंजेस इन वर्क पैटर्न्स। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सारी चीज़ें किधर आपको मिलती हैं, सोशल चेंज की बात है। ठीक है, ये आपको पता है, ये आपका डायरेक्ट बोला जाए तो सिलेबस में से ही क्वेश्चन है। ठीक है, सोशल चेंज के अंदर ही आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन भी उसका ही एक पार्ट है। ठीक है, तो द टर्म ऑफ दिस चेंजेस जनरली रेफर टू सोशल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडस्ट्री इज एसोसिएटेड, कौन सी इंडस्ट्री जो है वो जुड़ी हुई है, एसोसिएट है किससे, विद द डेवलपमेंट ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम, किससे, डेवलपमेंट ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम इन द अर्ली स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अर्ली स्टेज, सबसे पहले अर्ली स्टेज में क्या है, किससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आपको पता है, आपको मैंने पहले ही बोला था, सबसे पहले क्या था, अर्ली स्टेजेस से इंडस्ट्रियलाइजेशन किससे जुड़ी थी, वो टेक्सटाइल से थी। ठीक है, ना कि एग्रीकल्चर या माइनिंग, पोट्री, इनसे नहीं थी, टेक्सटाइल से ही थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है द डेवलपमेंट ऑफ ए फैक्ट्री सिस्टम इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद, किससे जुड़ी हुई है, टेक्सटाइल से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसका सही आंसर ए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, व्हाट इज़ मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन क्या है, हमने पढ़ा था मॉडर्नाइजेशन क्या है। ठीक है, ट्रेडिशनलाइजेशन नहीं है मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, ये भी याद रख लेना। द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग टू अ कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ है, बिल्कुल ये है। हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशंस की बात नहीं आती है मॉडर्नाइजेशन में। ठीक है, प्रिजर्व करना, बचा के रखना है हिस्टोरिकल, वो उसको हम मॉडर्नाइजेशन नहीं बोलते, या इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी मॉडर्नाइजेशन नहीं बोलते। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम अडॉप्ट करते हैं जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, कंटेम्प्रेरी करंट टाइम्स की आती हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजीज़ को लेके हो, है ना, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का आना, नए नए आइडियाज़ का आना, उन चीज़ों को, नए नए कल्चर्स का आना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन रेफर टू अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है, हम अडॉप्ट करते हैं कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन किसकी बात करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन किसकी बात करता है। ठीक है, इनमें थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, बट है डिफरेंस है। तो इसमें बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की ड्राइवर ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कौन सा इसका की ड्राइवर है, किसका, मॉडर्नाइजेशन का। तो इधर भी आपको पता है मॉडर्नाइजेशन का की ड्राइवर भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। ये मैंने पढ़ा है, आपको लेक्चर में देख सकते हो, लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें ये वही हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, फैक्टर्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स हैं, है ना। तो उसी में से आपको पता चलता है कि क्या चीज़ है। तो मैंने बोला टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो भी मॉडर्नाइजेशन का क्या है, की फैक्टर है ना, की ड्राइवर है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, विच सेक्टर इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय मॉडर्नाइजेशन फर्स्ट, कौन सा ऐसा फैक्टर है, सेक्टर है, सॉरी फैक्टर नहीं है, सेक्टर है जो मोस्टली अफेक्टेड हुआ है, प्रभावित हुआ है, जिसको बोलते हैं ना, जिस पे असर पड़ा है मॉडर्नाइजेशन का। तो वो क्या, वो कौन सा फैक्टर है, वो फैक्टर आपको पता होना चाहिए, वो फैक्टर कौन सा है। या आप पॉज करके भी दे सकते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फैक्टर है। तो वो है आपका एग्रीकल्चर इज ऑफन वन ऑफ द फर्स्ट फैक्टर अफेक्टेड बाय मॉडर्नाइजेशन विद अडॉप्टिंग अ मैकेनाइज्ड फार्मिंग टेक्निक्स। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम काफ़ी टाइम हो भी गया है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑन ट्रेडिशनल कल्चर, ट्रेडिशनल कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, जिसको आप प्रभाव बोलो। ठीक है, असर पड़ा है किसका, मॉडर्नाइजेशन का, ट्रेडिशनल का उस कल्चर्स पे। आप बोलो ट्रेडिशनल कल्चर पे क्या प्रभाव पड़ा, वो क्या प्रिजर्वेशन हुआ है, मतलब वो क्या उसकी, मतलब मॉडर्नाइजेशन उसको क्या बचा के रखता है, बिल्कुल नहीं, है ना, रक्षा नहीं कर रहा मॉडर्नाइजेशन में उसको, कहीं ना कहीं उसमें क्या आ रहा है, वो कम हो रहा है। इरिडिकेशंस क्या होता है, इरिडिकेशंस होता है ख़त्म होना। ठीक है, ख़त्म होना बोलो या तबाही करना, मिटाना, जो भी आप बोलो, है ना। तो वो मॉडर्नाइजेशन की वजह से ट्रेडिशनल कल्चर पर क्या है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो क्या हो रहा है, वो इरिडिकेशन हो रहा है, इरिडिकेट हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि वो अकेला नहीं पड़ रहा है या एनहांसमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, तरक्की नहीं हो रही है, कोई ट्रेडिशनल कल्चर का बढ़ नहीं रहा है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए उसका क्या सही आंसर है, इरिडिकेशन होना। ठीक है, इरिडिकेशन होना। तो मॉडर्नाइजेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन कैन लीड टू द इरिडिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ सोसाइटी, अडॉप्ट न्यू वे ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग, है ना। उस चीज़ का ख़त्म हो रहा है और नई नई चीज़ें क्या हो रही है, नए नए तरीके, नए नए वे ऑफ लिविंग हमारा हो रहा है मॉडर्नाइजेशन की वजह से।
अब 30 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो 30 क्या है, विच टर्म इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन सोशियोलॉजी। मतलब कौन सी टर्म क्लोजली जुड़ी हुई है किससे, मॉडर्नाइजेशन से, कहाँ, सोशियोलॉजी को लेके। तो मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा है तो पोस्ट मॉडर्निज्म तो होगा ही नहीं, ये तो मॉडर्न की बात बोलेगा, पोस्ट की बात करेगा, तो ये तो है ही नहीं। न्यू ट्रेडिशनलिज्म, नए नए कल्चर्स का होना, उसको हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इससे जुड़ा होता है ना, मॉडर्नाइजेशन से जुड़ा हुआ है। कंजर्वेटिज्म भी नहीं है। कंजर्वेटिज्म आपको पता है, कंजर्वेटिज्म होता है अपरिवर्तनवाद, है ना, जिसमें हम क्या बोलते हैं, चेंजिंग ना हो, है ना, अपरिवर्तनवाद। तो ये भी जुड़ा हुआ नहीं होता मॉडर्नाइजेशन में। मॉडर्नाइजेशन में भी चेंजिंग होती है, नए नए आइडियाज़ होते हैं ना, तो इसीलिए ये भी इसका सही आंसर नहीं है। तो इसका क्या सही आंसर है, वो है सी। तो सी क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि वो क्लोजली एसोसिएटेड है किससे, कंसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन से, किसमें, सोशियोलॉजी में, ठीक है। तो आज का हम रखते हैं इतनी MCQs, बाकी के और भी हैं 30, आई थिंक 30 और होंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। उसका नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा मैं, तो आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या देखे, हमने MCQs देखे। तो अगर अच्छे लगे हों तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट भी करना, जो जहाँ पे नहीं भी पता चला हो, उस क्वेश्चन का किसी का डाउट होगा वो भी बता देना। और अगर अच्छा लग रहा है, MCQs ठीक हैं, तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट भी करो, ठीक है। तो थैंक यू।